हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रीति रिजवा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में समझने से पहले आप लोग ये समझिए कि एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। एडिशन कंपाउंड्स जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दो या दो से अधिक कंपाउंड्स जब आपस में ऐड होते हैं तो एडिशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। एडिशन कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डबल साल्ट क्या होता है? इस टाइप के जो मॉलिक्यूल या एडिशन कंपाउंड्स है उनकी सॉलिड फेज में आइडेंटिटी डिफरेंट होती है, लेकिन जैसे ही इसको वाटर में घोला जाता है या इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। इसी प्रकार जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, इस टाइप के मॉलिक्यूल या एडिशन कंपाउंड्स की जो आइडेंटिटी होती है वो सॉलिड फेज या मोल्टन स्टेट या सॉल्यूशन फेज में भी बनी रहती है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो डबल साल्ट टाइप के एडिशन कंपाउंड्स है उनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, जबकि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। जब डबल साल्ट वाले जो कंपाउंड्स है उनको हम पानी में घोलते हैं या उनका सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये जितने भी आयन से मिलकर बने हुए होते हैं उतने आयन्स में डिसोसिएट हो जाते हैं और जितने आयन में डिसोसिएट हुए हैं उनका इंडिविजुअल उनकी आइडेंटिटी रहती है और वो सभी टाइप के आयन्स का टेस्ट शो करते हैं। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पानी में घोला जाता है या इनको सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये नए टाइप के आयन्स का टेस्ट देते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। अब आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। डबल साल्ट वाले डबल साल्ट टाइप की जो कंपाउंड्स है उसका एक एग्जाम्पल देखिए आप, पोटाश एलम। इसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 का होल साइज 24H2O। ये डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। जब आप इस साल्ट को पानी में घोलोगे तो ये जितने भी आयन से मिलकर बना हुआ है उसमें डिसोसिएट हो जाएगा। कैसे? K प्लस में, SO4 माइनस में, Al प्लस 3 में। और आप ये सभी जो आयन्स है वो अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखेंगे और इंडिविजुअल टेस्ट शो करेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एग्जांपल देखिए, यहाँ पे निकल का अमोनियम के साथ कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिया गया है। अब ये कॉम्प्लेक्स कितने आयन से बना हुआ है? निकल आयन से, अमोनिया से और फ्लोरीन से। लेकिन जैसे आप इसको सॉल्यूशन में घोलोगे तो ये डिफरेंट टाइप के आयन्स में डिसोसिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे NiNH3 का होल 6 प्लस 2 और Cl माइनस 2Cl माइनस, सॉरी। तो ये दो टाइप के आयन्स में डिसोसिएट हो गया, जबकि तीन टाइप के आयन से मिलकर बना, लेकिन जब सॉल्यूशन में घुला तो आप लोग ये नया ही आयन्स का फॉर्मेशन हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड का ही एक अल्टरनेट टाइप होता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड में दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे एटम को डोनेट किया जाता है। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है वो सिर्फ एक एटम के द्वारा होती है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसे हम डेटिव बॉन्ड या डाइपोलर बॉन्ड भी कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है अमोनिया प्लस BF3 का। जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है, जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उसमें जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जबकि BF3 में जो बोरोन एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है तो नाइट्रोजन जो एटम है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बोरोन एटम को डोनेट कर देता है और इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने आप लोगों को बताया कि एक एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, जिसे हम डोनर एटम भी बोलते हैं या इसे हम लिविस बेस भी बोलते हैं। जबकि एक दूसरे एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए जाते हैं, जिसे हम रिसेप्टर या एक्सेप्टर भी कहते हैं या लिविस एसिड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। जो इसका पॉइंट होता है एरो का वो डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर की जो शेयरिंग होती है उससे क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं और स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं।
जो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है उसमें ल्यूविस थ्योरी को बताया गया है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो डोनर एटम होता है वो ल्यूविस बेस होता है और जो एक्सेप्टर एटम होता है वो ल्यूविस एसिड होता है। डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से आयन से बॉन्डेड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स। अगर ये मेटल कॉम्प्लेक्स चार्ज है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कॉम्प्लेक्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स कंटेन करते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो ग्रुप ऑफ एनाइंस या मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होती है। इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन होती है उसे हम ल्यूविस एसिड बोलते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, जबकि जो बॉन्डेड ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ल्यूविस बेस, क्योंकि ये सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले वर्नर्स ने बताया था। इसके कारण इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था और इन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। वर्नर ने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया और उनकी केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में स्टडी की। वर्नर्स के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मेटल आयन होती है उसकी दो टाइप की वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे जो बाइनरी कंपाउंड्स है, फॉर एग्जांपल क्रोमियम ट्राइक्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड, PdCl2, इनमें जो प्राइमरी वैलेंसी है, फॉर एग्जांपल CrCl3 में जो प्राइमरी वैलेंसी है क्रोमियम की वो कितनी है, 3, जबकि कोबाल्ट की 2 और जो पैलेडियम है उसकी 2। तो इन्होंने दो टाइप की वैलेंसीज के बारे में बताया, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर ने जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके लिए दो टाइप की वैलेंसीज के बारे में बताया, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब इन दोनों वैलेंसीज में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, जबकि सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही अरेंज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्टाहेड्रल शेप या टेट्राहेड्रल शेप में आप लोग देखोगे, जबकि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो जनरली नेगेटिव चार्ज के द्वारा सेटिस्फाई की जाती है, जबकि सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है वो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा भी सेटिस्फाइड की जा सकती है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा की शेप के बारे में नहीं बताती, जबकि सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सेट के साथ एसोसिएट होती है। प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है उसे हम थिक लाइंस या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन होती है उसके लिए दो टाइप की वैलेंसीज के बारे में बताया, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब इनको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोल्व करना है, ये टेबल दी गई है उसमें देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए CONH3 का होल 6Cl3। अब आप लोग ये समझिए कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कोष्टक के बाहर लिखी जाती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो जो ब्रैकेट होता है, कोष्टक होता है, उसके अंदर लिखी जाती है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो फिक्स होती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी अलग अलग हो सकती है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में देखिए CONH3 का होल 6Cl3, इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3, क्योंकि जो 3 क्लोरीन एटम है वो कोष्टक के बाहर लिखे गए हैं। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, कोष्टक के अंदर देखिए अमोनिया मॉलिक्यूल कितने, 6, तो सेंट्रल मेटल आयन की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 6। उसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए CONH3 का होल 5Cl2। अब प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर कितनी होगी, कोष्टक के बाहर कितने क्लोरीन एटम है, Cl2, तो 2, प्राइमरी वैलेंसी 2 हो गई।
सेकेंडरी वैलेंसी वही 6 है, 5 तो अमोनिया मॉलिक्यूल है और एक क्लोरीन एटम है, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6। अब आप लोग देख रहे हो कि तीनों एग्जाम्पल में जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेम है, लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी है वो डिफरेंट है। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होती है सेंट्रल मेटल आयन से, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होती है। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करती है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये नीचे जो फर्स्ट एग्जांपल है उसका डायग्राम स्ट्रक्चर दी गई है, उसमें आप लोग देखिए कि जो क्लोरीन एटम है उनको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उन्हें थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इस कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ आइंस कितने होंगे? 3 तो क्लोरीन आइन क्लोराइड आइन है और एक जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो 4 टोटल नंबर ऑफ आइन होंगे इसके अंदर। और कितने Cl माइनस आइन AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट आउट होंगे जब इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाएंगे? 3, क्योंकि जो 3 क्लोरीन एटम है या क्लोराइड आइन है वो प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू बॉन्डेड है। तो इस कारण जब इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हम AgNO3 सॉल्यूशन के साथ करवाएंगे तो 3 क्लोराइड आइन AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट होंगे, जबकि जो एग्जाम्पल सेकंड है उसमें 2 क्लोराइड आइन AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट होंगे। जो एग्जाम्पल थर्ड है उसमें 1 क्लोराइड आइन AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी के आधार पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर के बारे में पता कर सकते हैं। वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के डिफरेंट रेशियोज लेकर के उन दोनों की रिएक्शन करवाई और उनसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करवाया। इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन करने के बाद उन्होंने इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की, इनकी वैलेंसीज के बारे में स्टडी की और इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी की। वर्नर थ्योरी के आधार पर किसी भी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर का पता कैसे करेंगे, तो इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है COCl3.6NH3 कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन है कोबाल्ट, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है? 6। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी सेकेंडरी वैलेंसीज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें जो अमोनिया मॉलिक्यूल है 6 वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जबकि जो 3 क्लोराइड आयन है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। प्राइमरी जो वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है और ये जो तीनों क्लोराइड आयन है जब इस कॉम्प्लेक्स के रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाएंगे तो तीनों क्लोराइड आयन AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने आयन हुए? 4। 4 कैसे हुए? 3 तो क्लोराइड आयन हो गया और एक CONH3 का होल 6 जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो। तो टोटल कितने आयन हो गए? 4। अब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो जो जब सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो कैसे दिखाएंगे? इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे जो थिक लाइन से तो सेकेंडरी वैलेंसी को शो किया गया है और जो डॉटेड लाइन है वो प्राइमरी वैलेंसी को शो किया गया है। कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की डिफरेंस रेशियोज में रिएक्शन करवाने से प्राप्त जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स था वो COCl3.5NH3 था। इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन की जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए ओनली 5 NH3 मॉलिक्यूल्स है। अतः जो एक सेकेंडरी वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो क्लोरीन एटम है, एक क्लोराइड आयन है, वो इसके कोऑर्डिनेशन फील्ड में आ जाता है और तो इसके बाद जो 2 क्लोराइड आयन बचेंगे वो इस कॉम्प्लेक्स की या इस सेंट्रल मेटल आयन की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। इसका कारण क्या हुआ? जब इस कॉम्प्लेक्स की AgNO3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो AgCl के रूप में जो प्रेसिपिटेट आउट होंगे जो क्लोराइड आयन वो कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि एक क्लोराइड आयन सेंट्रल मेटल आयन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, जबकि 2 क्लोराइड जो आयन है वो आयनिक बॉन्ड से या प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस कारण इस कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? COCl NH3 का होल 5 और Cl2।
इस कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है वो नीचे दी गई है। इसमें जो 2 Cl एटम है वो प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू डॉटेड लाइन से बॉन्डेड है, जबकि एक जो Cl एटम है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। इसी प्रकार जो थर्ड एग्जांपल था वो COCl3.4NH3 कॉम्प्लेक्स था। इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ओनली 4 अमोनिया मॉलिक्यूल है। तो हमें कितने और एटम चाहिए? 2 क्लोरीन एटम चाहिए। तो इस कारण जब इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन जब AgNO3 सॉल्यूशन के साथ करवाएंगे तो ओनली एक क्लोरीन एटम या एक क्लोराइड आयन ही AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट आउट होगा, क्योंकि जो 2 क्लोरीन एटम है वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, जबकि एक क्लोरीन एटम प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है जो आयनिक बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होता है। तो इस कारण जब इसकी रिएक्शन AgNO3 सॉल्यूशन के साथ करवाएंगे तो ओनली वन जो क्लोराइड आयन है वो ही AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट आउट होगा। इस प्रकार इस जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या मिलेगा अपने को? COCl2NH3 का होल 4Cl। सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो है स्टीरियो आइसोमरिज्म। वर्नर ने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसकी जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है उनका 3D जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब वो स्पेस में डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज्ड होती है। इसी कारण जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है उनमें डायरेक्शनल करैक्टर पाया जाता है और वो इस तरह से अरेंज होती है सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ ताकि उनमें आपस में मिनिमम रिपल्सन हो। तो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें स्टीरियो आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। अब आइसोमरिज्म क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल मतलब कोई भी 2 मॉलिक्यूल है जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो बट उनकी जो स्ट्रक्चर है या जो उनका 3D अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो, तो उस टाइप की जो फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पाया जाता है। इसे आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल जैसे प्लेटिनम Cl2NH3 का होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स। अब इसमें आप लोग देखोगे जो सेंट्रल मेटल आयन है प्लेटिनम उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या उसकी जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो कितनी है? 4, क्योंकि जो सेकेंडरी वैलेंसीज है उसे हम बड़े जो ब्रैकेट होता है या कोष्टक होता है उसके अंदर प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसीज कितनी है? 2, तो सॉरी 4। तो इसके जब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसके 2 टाइप के आइसोमर्स मिलेंगे, सिस और ट्रांस। यहाँ पे नीचे जो डायग्राम बने हुए हैं उसमें आप लोग देखिए कि जब हम इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हो सकता है कि दोनों क्लोरीन एटम एक साइड में हो और जो दोनों अमोनिया है वो एक साइड हो, या फिर दोनों जो क्लोरीन एटम या दोनों अमोनिया एटम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इस तरह इनकी जो ये जो मॉलिक्यूल है इसका केमिकल फॉर्मूला तो प्लेटिनम Cl2NH3 का होल ट्वाइस ही रहेगा, लेकिन जब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसकी 2 टाइप की स्ट्रक्चर होगी, सिस और ट्रांस। तो इस टाइप के फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। और आप लोगों ने अब आगे पढ़ोगे कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर हम इनकी ज्योमेट्री का भी पता कर सकते हैं, जो वर्णन ने बताया था। तो जो सेंट्रल मेटल आयन है प्लेटिनम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो इसकी जो 2 टाइप की स्ट्रक्चर हो सकती है, या तो स्क्वायर प्लेनर हो सकती है या टेट्राहेड्रल हो सकती है। सो ये जो प्लेटिनम Cl2NH3 का होल ट्वाइस है जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री का पता कर सकते हैं। ज्योमेट्री का पता कैसे कर सकते हैं? मैंने आप लोगों को बताया कि जो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल आयन की जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करती है। तो अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर पता हो तो हम उसकी ज्योमेट्री को आसानी से पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? लीनियर। अगर किसी भी सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो जो उसकी ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अगर किसी सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी 2 टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। ऐसे ही अगर किसी सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो उसकी भी 2 टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी हो सकती है और स्क्वायर पिरामिडल भी
हो सकती है। उसी प्रकार अगर किसी सेंट्रल मेटल आयन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी भी दो टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो सकती है और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री भी हो सकती है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है सेंट्रल मेटल आयन की, उसके थ्रू हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री का पता कर सकते हैं या उसकी शेप का भी पता कर सकते हैं, जबकि प्राइमरी वैलेंसी के आधार पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की शेप का पता नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वनर्स थ्योरी। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद AgNO3 सॉल्यूशन। मैंने आप लोगों को बताया कि जो वर्नर ने कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ अमोनिया के डिफरेंट रेशियो में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। जब इन कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शन AgNO3 सॉल्यूशन के साथ करवाई तो उन्होंने देखा कि जो इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट कुछ क्लोरीन तो Ag+ आयनों के साथ AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट आउट हो गए, लेकिन जो कुछ क्लोरीन थे वो सॉल्यूशन में ही बने रहे, मतलब वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं हुए। तो इसका क्या रीजन दिया उन्होंने? इसका रीजन मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है सेंट्रल मेटल आयन की वो आयनाइज होती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉट आयनाइज होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होती है। तो सेंट्रल मेटल आयन की जो वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी के रूप में थी वो तो आसानी से प्रेसिपिटेट आउट हो गई, लेकिन जो क्लोरीन एटम सेंट्रल मेटल आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड थे वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं हुए। यहाँ पे जो टेबल दी गई है उसमें कोबाल्ट क्लोराइड की अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट रेशियोज वाले कंपाउंड के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें जो 3 क्लोरीन एटम थे वो तीनों ही AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट आउट हो गए, क्योंकि जो तीनों ही क्लोरीन है वो प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहे हैं। जबकि सेकंड एग्जाम्पल में 2 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहे हैं, तो 2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट आउट हो गए, मतलब 2 क्लोरीन जो एटम थे वो Ag+ के साथ AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट आउट हो गया, जबकि एक क्लोरीन जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बॉन्डेड है वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं हुआ। वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, जो एक क्लोरीन था वो तो AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट आउट हो गया, लेकिन जो 2 क्लोरीन एटम थे वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होने के कारण आसानी से प्रेसिपिटेट आउट नहीं हुए। उसी प्रकार जो फोर्थ एग्जाम्पल है उसमें एक भी क्लोरीन एटम AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट आउट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो तीनों क्लोरीन एटम थे वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। वो तीनों क्लोरीन एटम सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहे हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी के जो एलिमेंट सेकेंडरी वैलेंसी होती है सेंट्रल मेटल आयन की वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होती है और नॉट आयनाइजेबल होती है। इस कारण फोर्थ एग्जाम्पल में एक भी क्लोरीन एटम AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट आउट नहीं हुआ। सेकंड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है, मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ही ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगी। अगर दो सब्सटेंस में नंबर ऑफ आयंस सेम है तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगी। यहाँ पर जो टेबल दी गई है उसमें आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि जब हम इस टेबल में अप टू डाउन मूव करते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ आयंस है वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज होगी। लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। वर्नर थ्योरी ने ये नहीं बताया कि जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करते, जबकि कुछ एलिमेंट्स ही फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड लिमिटेशन ये थी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन और जो लिगेंड के बीच में बॉन्ड्स होता है उसके डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के बारे में वर्नर्स ने
एक्सप्लेन नहीं किया। थर्ड लिमिटेशन के आधार पर वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उनकी कलर प्रॉपर्टीज, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फोर्थ लिमिटेशन के आधार पर वर्नर थ्योरी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकी और वर्नर थ्योरी के आधार पर हम कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते।